Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं NumPy का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर NumPy, है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे सीरीज को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंटेक्स, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सिंटेक्स यू कैन गूगल इट एंड यू कैन यूज इट, है ना। तो अगर आप ये पूरे सीरीज को, नॉट जस्ट NumPy, ये जो पूरा EIML सीरीज इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने डिजाइन किया है, अगर आप उसको पूरा फॉलो करते हो तो दुनिया के किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर NumPy। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका कि यूज आने वाले NumPy के लेक्चर्स में होगा, है ना। तो क्या क्या हम लोग देखेंगे? हम लोग देखेंगे लीनियर स्पेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथमिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है ना। NumPy में 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, 3D एरे क्या होता है, टेंसर, मैट्रिक्स, वेक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे विथ मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे हम लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लाइक डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंडम नंबर जनरेशन, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो इवन दो ये सारे कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स के सेक्शन में आना चाहिए, लाइक लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, लेकिन चूंकि अभी हमने उसको कवर नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाउंडेशन दे रहे हैं, ताकि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में जाते हो, उसको देखते हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। और मैं ये सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको जो NumPy का सिंटेक्स होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना, NumPy एरे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग वहां पे नहीं एक्सप्लेन करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स बहुत ही स्मूथली और इजीली कवर अप हो, है ना। तो चलिए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज लीनियर स्पेस, है ना। तो वैल्यूज इवेनली स्पेस्ड इन लीनियर स्पेस या फिर नंबर लाइन, है ना। तो ये नंबर लाइन है। तो अगर मुझे 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में अगर मुझे 10 वैल्यू चाहिए, 10 वैल्यू चाहिए जो कि क्या हो, लीनियरली सेपरेटेड हो, है ना, लीनियर स्पेस में हो, तो आई विल पिकअप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, इस तरीके से हम लोग 10 वैल्यूज पिक कर सकते हैं, है ना। और हर एक जो वैल्यू होगा ना, द डिफरेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, लाइक 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। तो आप कह सकते हो ये सारे जो नंबर्स होंगे वो एपी बोल सकते हो इसको। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर का वो सेम होगा। तो बहुत सारे यूज केस में हमें लीनियर स्पेस से कुछ नंबर्स पिक करना होता है, लाइक मेरे को 1 से 100 के बीच में मेरे को 20 नंबर पिक करना है। तो जो मैं 20 नंबर पिक करूंगा वो नंबर लाइन पे इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वल स्पेस पे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्पेस, है ना। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर मैं आपको मशीन लर्निंग में बताऊं कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो एक सिंपल एग्जांपल आप देखो, नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन के मींस क्लस्टरिंग, है ना। तो के मींस क्लस्टरिंग एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होता है और इसका बहुत ज्यादा यूज केस होता है इंडस्ट्री में। लाइक अगर कोई कंपनी है, समझो कि सैमसंग, सैमसंग एक कंपनी है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है ना, बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है। सैमसंग को क्या करना है, इस सारे कस्टमर को डेटा को क्लस्टर करना है मल्टीपल क्लस्टर्स में, है ना। तो लाइक एक क्लस्टर ये हो जाएगा, ये क्लस्टर ये हो जाएगा। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वैसे कस्टमर जिनका बिहेवियर सिमिलर है, जिनका परचेज पैटर्न सिमिलर है, जिनका ऐप, है ना, या वेबसाइट पे इंटरेक्शन का पैटर्न सिमिलर है, तो वैसे डेटा को हम लोग क्लस्टर कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या यूज केस हो सकता है? इसका बहुत सारे यूज केस हो सकता है, लाइक प्रोमोटिंग ए प्रोडक्ट, है ना। अगर इन फ्यूचर सैमसंग ये चाहता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करे, तो बेस्ड अपन क्लस्टर वो अलग अलग तरह के कैंपेन रन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया।
तो यहाँ पे क्लस्टरिंग का यूज होता है, मतलब टास्क ये होता है कि कस्टमर को सिग्रीगेट करना होता है या डेटा को सिग्रीगेट करना होता है मल्टीपल पैटर्न्स में या मल्टीपल क्लस्टर्स में, और जिसमें कि हर एक जो क्लस्टर होगा ना, एवरी क्लस्टर, उसमें जो डेटा होगा, उसके अंदर जो डेटा होगा है ना, वो सिमिलर पैटर्न रखेगा, है ना, सिमिलर पैटर्न, वो सिमिलर पैटर्न होगा, सिमिलर स्टाइल ऑफ परचेजिंग होगा, है ना, सिमिलर बिहेवियर होगा। तो वैसे केस में हम लोग इन के मीन्स क्लस्टरिंग, इट इज वन ऑफ द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, उसमें के सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जो वैल्यू पिक करते हैं टू फाइंड आउट कि कौन सा के का वैल्यू बेस्ट क्लस्टर हमें देगा, बी चूज यूनिफॉर्मली, है ना। लाइक मुझे अगर फाइंड करना है कि के किस वैल्यू के लिए हमें बेस्ट मॉडल मिल सकता है, के मीन्स क्लस्टरिंग एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग मॉडल है ना। तो टू फाइंड बेस्ट मॉडल हम लोग अलग अलग के वैल्यू पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो जो वैल्यू हम लोग लेते हैं दैट विल बी इवनली या लीनियर स्पेस में होता है ना। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम लोग बेस्ट के पिक करते हैं कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो जब आप मशीन लर्निंग में जाओगे तो आप देखोगे ये सारी चीज़ों को कि हम लोग मैट्रिक्स एक यूज़ करते हैं, विथिन क्लस्टर सम ऑफ अ स्क्वायर। इसके हेल्प से हम लोग बताते हैं कि किस के वैल्यू पे हमारा मॉडल बेस्ट प्रिडिक्शन दे रहा है। मॉडल का काम क्या होता है, कोई भी एआई मॉडल क्या करता है, वो प्रिडिक्शन ही तो करता है, प्रिडिक्ट करता है। आप उसको इनपुट दो, वो प्रिडिक्शन करता है। ट्रेनिंग डेटा पे वो ट्रेन होता है और टेस्टिंग डेटा पे या रियल टाइम डेटा पे वो प्रिडिक्शन करता है ना। तो किस के वैल्यू पे बेस्ट प्रिडिक्शन देगा वो हम लोग निकालते हैं, और उसमें जो हम लोग के का सैंपल लेते हैं ना, के का जो वैल्यू लेते हैं दैट वी पिक इट फ्रॉम लीनियर स्पेस, है ना। ठीक है, तो आपने समझा क्या होता है लीनियर स्पेस विद एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं दूसरा लॉगरिथमिक स्केल। तो जिस तरीके से लीनियर स्केल में वैल्यू जो होता है वो उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, आप देखोगे कि हर एक जो डिफरेंस होता है बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर दैट इज कांस्टेंट, लेकिन जो लॉगरिथमिक स्केल में होता है उसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है ना, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। आप ये देखो, रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो लॉगरिथमिक स्केल होता है उसमें जो नंबर्स जनरेट होते हैं दैट आर इवनली स्पेस्ड ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, नॉट ए लीनियर स्केल। लीनियर स्केल पे नहीं होता है, लीनियर जो स्पेस होता है उसमें लीनियर स्केल पे नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन जो लॉगरिथमिक स्पेस होता है उसमें लॉगरिथमिक स्पेस में नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये डिफरेंस होता है लीनियर स्पेस और लॉगरिथमिक स्पेस, ठीक है। तो क्या होता है लॉगरिथमिक स्पेस में, तो जो लॉगरिथमिक स्पेस में जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो रेशियो होता है ना बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव नंबर वो कांस्टेंट होता है। पहले उसमें डिफरेंस था, डिफरेंस कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होगा। लाइक अगर मुझे 0 से लेकर के 10 तक का मेरे को 10 नंबर चाहिए, है ना, 10 नंबर चाहिए ऑन ए लीनियर स्केल, तो क्या पहले वैल्यू आ रहा था 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ रहा था, और जो डिफरेंस हो रहा था बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव नंबर दैट वाज कांस्टेंट। लेकिन अगर हम लोग वही चीज को लॉगरिथमिक स्पेस पे करेंगे तो दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, उसका जो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये लॉगरिथमिक स्केल है, तो अगर मैं रेशियो देखूं सेकेंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, है ना, तो दैट इज 10, थर्ड नंबर बाय सेकेंड नंबर दैट इज 10, फोर्थ नंबर बाय थर्ड नंबर दैट इज 10, है ना, और फिफ्थ नंबर बाय फोर्थ नंबर दैट विल बी 10, है ना। इवन जो आप डिफरेंस देखोगे ना, डिफरेंस देखो, डिफरेंस अभी यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो बता रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होता है। इसका यूज केस कहाँ पे होगा, जब हम लोग NumPy का अगले लेक्चर देखेंगे, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे हम लोग लॉगरिथमिक स्पेस में नंबर को पिक करते हैं टू बिल्ड मैट्रिक्स या एरे, है ना, एरे, ठीक है। तो आपने देखा क्या होता है लॉगरिथमिक स्पेस और क्या होता है लीनियर स्पेस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर इसका मैट्रिक्स बोलते हैं, और प्लूरल उसका होता है मैट्राइसेस, ठीक है। बस मैं ये बता दिया आपको, इसका जरूरत नहीं है। तो इन मैथमेटिक्स ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैथमेटिक्स में जब भी मैं बोलूँ मैट्रिक्स, मतलब इट विल ऑलवेज बी 2 डायमेंशनल, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल होगा,
मतलब इसमें कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जब हम नमपाई देख रहे थे ना, जब हम लोग नमपाई देख रहे थे तो नमपाई मल्टीपल डायमेंशन को सपोर्ट करता है। इट विल सपोर्ट 1 डायमेंशनल डेटा, 2 डायमेंशनल डेटा, 3 डायमेंशनल डेटा एंड हाइयर डायमेंशनल डेटा लाइक 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, इस तरीके से n डायमेंशनल। लेकिन हमने देखा था कि ऑन द अदर साइड पांडास सपोर्ट नहीं कर पाता। पांडास मोस्टली 1D एंड 2D डेटा को सपोर्ट करता है। इसीलिए जब हमारा डेटा मल्टीपल डायमेंशन का होता है, लाइक इमेज होता है 3 डायमेंशन, वीडियो होता है 4 डायमेंशन, तो इस तरीके का डेटा को जब हम प्री प्रोसेस करते हैं तो हम लोग नमपाई एरे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पांडास। तो 1 डायमेंशनल नमपाई में हम लोग बोलते हैं डेटा को 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल डेटा को हम लोग बोलते हैं नमपाई में 2 डायमेंशनल एरे, और 3 डायमेंशनल डेटा को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल नमपाई एरे, ठीक है। तो ये हुआ नमपाई का टर्म। नमपाई में हम लोग बोलते हैं 1D एरे, और मैथमेटिक्स में 1D एरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, है ना। ये नमपाई हुआ इधर, और इधर हुआ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 1D एरे को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं वेक्टर, 2D एरे को मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। और 3D एरे या फिर उससे हायर डायमेंशन वाले डेटा को, है ना, उससे हायर डायमेंशन वाले एरे को हम लोग मैथ में बोलते हैं टेंसर, है ना। इसलिए जब भी आप टेंसर फ्लो पढ़ोगे ना, टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च, तो वहाँ पे हम लोग हायर डायमेंशन डेटा को हम लोग हमेशा टेंसर बोलते हैं, ठीक है। नमपाई में तो हम लोग एरे बोलते हैं, ND एरे। और मैं आपको नमपाई, पांडास, पाईटॉर्च इस तरीके से रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाओगे, और सिंटेक्स भी विथ प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समझा वेक्टर कैसा दिखता है? वेक्टर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है, वो इस तरीके का दिखता है ना। एक सिंगल एरे ऑफ नंबर्स बोल सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके का वेक्टर होता है। इसको डायग्राम वाइज हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका डायमेंशन अगर हम लोग देखेंगे, शेप अगर उसका हम लोग देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, n कॉमा सम, है ना। तो ये होता है शेप। लाइक अगर इसमें 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये अगर ये नमपाई एरे, तो जब मैं इसका शेप प्रिंट करूंगा तो इट विल गिव मी लाइक दिस, है ना। इसका मतलब इट इज 1 डायमेंशन, और इसका शेप जो है उसमें नंबर ऑफ जो वैल्यूज है वो 6 है ना। उसी तरीके से 2D जो एरे होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसको इस तरीके से हम लोग हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और हर एक जो सेल है उसमें कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो और जो मैट्रिक्स होता है वो 2 डायमेंशन होता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। रोज होते हैं ये, इसका जो हाइट होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यम बोल सकते हो नंबर ऑफ रोज, एंड n बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो दिस इज रो नंबर 0, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, रो नंबर 3, दिस इज कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसका किसी भी इंडेक्स, इसका कोई भी वैल्यू आप उठाओगे उसका कुछ डायमेंशन होता है i, j। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रो नंबर हो गया 1, कॉलम नंबर हो गया 2, मतलब यहाँ पे i, j हो गया 1, 2, है ना। तो इस तरीके से जो हर एक सेल होता है, मैट्रिक्स का हर एक सेल होता है, उसका कुछ क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है i, j, है ना। i होता है रो इंडेक्स, j होता है कॉलम इंडेक्स। आपने देखा, समझा क्या होता है मैट्रिक्स। इसी को जब हम लोग 3D में बात करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर, है ना। तो आप इसको जस्ट फॉर विजुअल पर्पस इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इस मैट्रिक्स के ऊपर एक और मैट्रिक्स रख दो, इसके ऊपर एक और मैट्रिक्स रख दो, है ना, इसके ऊपर हम एक और मैट्रिक्स रख दो, तो फाइनली क्या होता है, ये आपका बन जाता है एक टेंसर, है ना। तो आपका मैट्रिक्स है m क्रॉस n डायमेंशन का, ठीक है। आपका मैट्रिक्स है m क्रॉस n डायमेंशन का, और आपने D मैट्रिक्स को एक के ऊपर रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर, और इसका डायमेंशन होता है D क्रॉस m क्रॉस n, है ना। क्यों? क्योंकि D बताता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और m होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, है ना। मतलब D मतलब बताता है कितने मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ठीक है। और m बताता है नंबर ऑफ रोज, हर एक मैट्रिक्स में कितने रो हैं और हर एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एनालॉजी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि क्या होता है टेंसर। ये एग्जांपल है 3D टेंसर का।
इसमें 4D टेंसर होता है, 5D टेंसर होता है, तो ऊपर वाले डायमेंशन को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, आप 3D डायमेंशन तक ही मैक्सिमम आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बेसिक। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो मेनली मैट्रिक्स पे होगा। मैट्रिक्स मतलब 2D एरे पे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर में यूज करने वाले हैं। तो अगर आप ये लेक्चर स्किप करोगे तो आने वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। इसीलिए आप सारे टॉपिक को अच्छे से देखो, किसी भी टॉपिक को स्किप मत करो। ये मत सोचो कि मुझे तो ये पता है ही। ठीक है, तो 2D एरे क्या होता है? नंपाई में बोलते हैं 2D एरे, और मैथमेटिक्स में बोलते हैं इसको मैट्रिक्स, है ना। तो किसी प्रोग्रामिंग में लाइक फॉर पाइथन, है ना, हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना, और लिस्ट है ना। मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज ए लिस्ट, और हर एक लिस्ट भी एक लिस्ट कंटेन कर रहा है ना। पाइथन के टर्म में, लिस्ट टर्म में ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक लिस्ट है और हर एक लिस्ट कंटेन कर रहा है, और उस लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज हैं, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा कितने लिस्ट हैं मेरे पास टोटल, जो मेन लिस्ट है उसमें कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं और हर एक लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं। इसका डायमेंशन हो जाएगा 3x3। ठीक है, और हमने एक ट्रिक देखा था डायमेंशन फाइंड करने के लिए कि आप लेफ्ट से आइटरेट करो और जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलते हैं कंटिन्यूअस, वो होता है उसका डायमेंशन। तो मेरे को 2 ब्रैकेट मिलेंगे, उसके बाद मेरे को इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 2 ब्रैकेट मिला, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा 2, है ना। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैथमेटिकल स्टाइल में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। बस एक 2 बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग चीज़ों को इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिक्स में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका डायमेंशन 2 है, क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, एंड कुछ है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, इसका शेप क्या है? 3x3, 3 रो है, 3 रो है। कितने रो हैं? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, है ना। कितने कॉलम्स है? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो शेप 3x3 है। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जहां पे नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, मतलब m इज इक्वल टू n, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जनरली मैट्रिक्स को हम लोग ब्रोडर सेंस में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है? m क्रॉस n होता है, जहां पे m होता है नंबर ऑफ रोज, है ना, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैथमेटिक्स आता है, फिर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंटेशन आता है। तो पहले आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना होता है, फिर आप उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है ना। तो यहाँ पे मैं एक नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ, m को बता रहा हूँ नंबर ऑफ रोज, n को बता रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत सारे लोग n को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज और m को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन अगर आप मेरे पूरे सीरीज को फॉलो करते हो तो आप m अज्यूम करो नंबर ऑफ रोज, n अज्यूम करो नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि यही कन्वेंशन मैं पूरे मैथमेटिक्स में फॉलो करूंगा। इवन जब मैं डीएसए के प्रॉब्लम्स करूंगा तो वहां भी मैं यही कन्वेंशन फॉलो करूंगा, m फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n फॉर नंबर ऑफ कॉलम। और अगर आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स देखोगे इसका डायमेंशन है 3x3, मतलब m इज इक्वल टू n, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप ये एग्जांपल देखते हो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 3 रोज हैं, है ना, 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं, तो इसका डायमेंशन 3x4 है, मतलब यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका आप शेप देखोगे इट लुक्स लाइक रेक्टेंगल। तो अगर वो स्क्वायर नहीं होता है तो वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अगर m नॉट इक्वल टू n होता है तो वो होता है रेक्टेंगल। ठीक है, आपने देखा, समझा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देता हूँ या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये आपको जनरली लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको कॉन्सेप्ट में एक्सपर्टीज देना चाहते हैं, ताकि आज NumPy है, कल कोई और लाइब्रेरी आ सकता है, परसों कोई और लाइब्रेरी आ सकता है, आप उसको इजीली कैच कर लो। तो मैं आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, और इससे आपका जो EIML को लेकर जो फियर है कि ML का सिलेबस इतना वास्ट है, कुछ भी वास्ट नहीं है, बस प्योर मैथमेटिक्स है। ML इज प्योर मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक प्लस कॉमन सेंस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और प्लस बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं आपको पूरा ML, मैं आपको अकेले पूरा ML पढ़ाऊंगा, एंड बिलीव मी मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा
कि आप उसको बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने भी सारे एमएल के कॉन्सेप्ट को खुद से पढ़ा, बार बार पढ़ा, है ना, इसीलिए मैं बहुत आगे तक गया। ठीक है, तो मैं भी आपको सेम एक्सपीरियंस देना चाहता हूं जिस तरीके से मैंने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, है ना, पहले मैथमेटिक्स में बात करते हैं। तो इन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मेनी कॉन्सेप्ट इन लीनियर अलजेब्रा, वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइंड होता है इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे डायगोनल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वैलिड होता है ना। इवन जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड होता है एज पर मैथमेटिक्स, है ना, एज पर मैथमेटिक्स, है ना, एज पर मैथमेटिक्स। ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फिर आप देखोगे कि जब मैं नमपाई के लेक्चर में जाऊंगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, नीचे जो हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट का बात किया ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इवन फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो आप उससे ये कंफ्यूज मत होना कि दैट इज इवन मैथमेटिकली करेक्ट, नहीं। पाइथन जो होता है, पाइथन इज ए वेरी फ्लेक्सिबल, पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इवन दो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड होता है, लेकिन अगर आप उसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पास करोगे देन इट विल नॉट गिव एनी एरर, इट विल डू इट्स टास्क, थोड़ा अलग तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करेगा, है ना। लाइक अगर आप किसी मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना चाहते हो और उसमें आप इनपुट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देते हो, तो इट विल नॉट गिव एनी एक्सेप्शन, इट विल डू इट्स टास्क इन सम डिफरेंट वे, है ना। तो पाइथन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये डेवलपर पे छोड़ता है कि वो उसको किस तरीके से यूज करता है। ठीक है, और इसीलिए इवन इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप इस बात को हमेशा डिफरेंशिएट करके रखना, इन मैथमेटिक्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइंड होते हैं, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि अगर इन केस आपके कंप्यूटेशन में उस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट आता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल क्या होता है? ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो सारे एलिमेंट, है ना, आप देखोगे हमने देखा था कि हर एक जो एलिमेंट होता है ना उसका कुछ कोऑर्डिनेट होता है, आई कॉमा जे, है ना। आई कॉमा जे बताता है कि उसका रो नंबर क्या है, उसका कॉलम नंबर क्या है। तो ये जो 3 एलिमेंट है, इसका रो नंबर होगा 0, ये 3 एलिमेंट का रो नंबर होगा 1, ये 3 एलिमेंट का रो नंबर होगा 2, ऊपर से ये 3 एलिमेंट जो इसका कॉलम नंबर होगा 0, इसका कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो आप देखोगे हर एक जो एलिमेंट होगा ना उसका कुछ रो नंबर होगा, कुछ कॉलम नंबर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2, है ना। तो हर एक एलिमेंट का कुछ रो नंबर होगा, कॉलम नंबर होगा। तो वैसे एलिमेंट जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल है ना, और ये जो डायगोनल को हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल अगर मुझे प्रिंट करना है तो इट विल बी 5 4 2, है ना। ये होगा इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका मेन डायगोनल, है ना। जब आई जे इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल, इस पे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं मेन डायगोनल पे डिपेंड करके। ठीक है, और तो हमने देखा मेन डायगोनल हमने क्यों देखा, सिर्फ डायगोनल क्यों नहीं देखा, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेन डायगोनल है मतलब इसके अलावा भी और कुछ डायगोनल होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे डायगोनल जो मेन डायगोनल नहीं है और वो मेन डायगोनल के पैरेलल है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग ए वैल्यू के, है ना, के से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने देखा था कि जो डायगोनल होता है ना उसको हम लोग देते हैं के इज इक्वल टू 0। डायगोनल के पैरेलली भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डायगोनल्स हो सकते हैं। मेन डायगोनल के इज इक्वल टू 0 क्या है, मेन डायगोनल है, और इस डायगोनल के पैरेलली भी जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो भी एक डायगोनल होंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 0 के जस्ट पहले जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे के इज इक्वल टू -1, है ना, और उसके पहले वाले को हम लोग बोलेंगे के इज इक्वल टू -2, है ना। ये पैरेलली जाएगा, मेन डायगोनल के ये पैरेलली जाएगा। ठीक है,
और k इज इक्वल टू 0 के जो ऊपर होगा एलिमेंट है ना पैरेलली, वो उसको हम लोग बोलेंगे k इज इक्वल टू 1 डायगोनल। उसके ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे k इज इक्वल टू 2 डायगोनल, है ना। तो ये होता है मेन डायगोनल। उसके पैरेलली भी और भी डायगोनल होते हैं विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के पॉजिटिव होगा मतलब ऊपर वाले डायगोनल होंगे पैरेलली ऊपर वाले, निगेटिव होगा मतलब पैरेलली नीचे वाले डायगोनल होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे विच आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अभी हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, अभी हम लोग प्रोग्रामर नहीं है, अभी हम लोग एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। आप इस तरीके से सोचो, आप प्रोग्रामिंग भूल जाओ, आप एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो और उस परस्पेक्टिव से हम लोग कुछ मैट्रिक्स के टाइप देखने वाले हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो वैसे मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, जब भी मैं डायगोनल बोलूं ना, जब मैं डायगोनल बोलूँ तो आप हमेशा बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना मेन डायगोनल का बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्पेसिफाई कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ डायगोनल बोलूँ तो सिर्फ मैं मेन डायगोनल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, है ना। तो ये हमारा डायगोनल हो गया, है ना। मतलब इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ये एक नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया 3, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया 3। तो अगर ये सारे 6 एलिमेंट, ऑल 6 एलिमेंट अगर जीरो है तो ये 3x3 मैट्रिक्स को हम बोलेंगे दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इस बात का ध्यान देना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसका कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, है ना, तभी तो वो डायगोनल होगा ना। डायगोनल होने का सबसे पहला कंडीशन क्या है, उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो वैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं। मैं आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा दैट विल बी डिफरेंट सीरीज, और उसको मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर करूंगा, इतने डेप्थ में, और सिर्फ वही टॉपिक कवर करूंगा जो कि रिलेवेंट है फॉर एआईएमएल पर्सपेक्टिव। मैं आपको रिसर्चर नहीं बनाना चाहता हूँ लीनियर अलजेब्रा में, मैं आपको एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर बेटर एआईएमएल इंजीनियर आपको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर देखना, ये जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, अगर यहाँ पे अपर है तो आप समझो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लोअर देन डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होंगे, है ना। मतलब जीरो बिलो द मेन डायगोनल, अपर है मतलब यहाँ पे बिलो आएगा, है ना, जीरो बिलो मेन डायगोनल, और यहाँ पे लोअर है तो यहाँ पे आएगा अबव, है ना, उल्टा आएगा। तो जीरो अबव मेन डायगोनल और अपर है तो जीरो बिलो मेन डायगोनल। मतलब अगर कोई ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसके डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। और जब भी मैं डायगोनल का बात करूं मैं मेन डायगोनल का बात करता हूं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर डायगोनल। तो अपर नाम क्यों पड़ा, अपर मतलब सिर्फ अपर वाले एलिमेंट्स होंगे इसलिए नाम पड़ा अपर डायगोनल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। क्लियर है, दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे जो हम लोग 4 मैट्रिक्स देखे ना, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज पर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बोथ डायगोनल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हमने देखा डायगोनल, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स था, है ना, और उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ये सारे मैट्रिक्स जो होता है इन मैथमेटिक्स इट इज जनरली डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इवन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज पर मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन पाइथन ऐसा कुछ भी हार्ड कोड रूल नहीं रखता है, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, but numpy allows above matrices for rectangular मैट्रिक्स एज वेल फॉर प्रोग्रामर्स कन्वीनियंस। तो numpy क्या करता है, फॉर प्रोग्रामर्स या डेवलपर के कन्वीनियंस के लिए वो हार्ड कोड नहीं करता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी वो सारे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सारे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है फॉर एवर फंक्शन, है ना। तो क्लियर है, इसको हम लोग कोड में देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अगले लेक्चर हम लोग उसका कोड देखने वाले, इसका प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रैंडम नंबर जनरेशन, है ना।
तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि आप अपने माइंड में एक रैंडम नंबर गेस करो फ्रॉम 1 to 10 एंड दैट नंबर शुड बी इंटीजर। या फिर शॉर्ट में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आप अपने माइंड में 1 से 10 तक के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू सोचो, है ना। तो जैसे ही बोलूंगा आपको कोई वैल्यू सोचो, है ना, तो जो नंबर आप सोचोगे दैट विल बी रैंडम नंबर, है ना। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब हर एक नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक हर एक नंबर सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि 1 को कम सोचो, 2 को ज्यादा सोचो, 3 को कम सोचो, 4 को ज्यादा सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आपको फुल फ्रीडम देता है, कुछ भी बायस नहीं है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 1 से 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर सोचो, है ना। तो आप कोई नंबर सोचोगे तो इसी को, ये जो नंबर पिक आपने किया ना, आपने एक नंबर पिक किया, आपके पास एक पूल ऑफ नंबर है 1 से लेकर के 10 तक का इंटीजर वैल्यू, उससे आपने कुछ पिक किया विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, आपने कोई भी बायस नहीं दिखाया, इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेशन, है ना। तो इसको मैंने बोला आपको करना। अगर मैं यही प्रोग्राम को बोलूं कि आप 1 से 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर पिक करो, है ना, तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को बोलूंगा ना करने के लिए, तो यही होता है रैंडम नंबर जनरेशन। और जो फंक्शन इसको इंप्लीमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, है ना, रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया। तो आप देखोगे कि मैंने आपको बोला 1 से 10 के बीच में कोई नंबर सिलेक्ट करने का, तो हर एक नंबर का सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना दैट विल बी इक्वल, है ना। हर एक नंबर का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर पिक करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/10। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं। एंड आई एक्सपेक्ट यू टू नो 10th लेवल का प्रोबेबिलिटी या 10th लेवल का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हर एक नंबर का पिक करने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/10, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है। तो जो रैंडम नंबर जनरेट होता है ना, ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम एक रैंडम नंबर जनरेटर है, ये भी एक रैंडम नंबर जनरेटर है। तो जो रैंडम नंबर जनरेटर होता है वो दो अप्रोच फॉलो करता है, एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने जो आपको सिलेक्ट करने बोला 1 to 10, है ना, यही चीज अगर मैं किसी प्रोग्राम को बोलूँ और अगर वो इसी तरह का बिहेवियर प्रोवाइड करे, हर एक नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/10 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल है उसमें से किसी भी नंबर का पिक करने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना। वो नॉन बायस्ड होगा, वो इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं रोल ए डाई 1 टाइम, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी डाई को रोल करोगे, है ना, रोल करोगे तो उसमें वैल्यू क्या हो सकता है, 1 to 6 हो सकते हैं। तो 1 to 6 के बीच में जो कोई वैल्यू जो आएगा आउटपुट, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम नंबर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डाई को रोल करोगे ना, तो एवरी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं आपको बोलूं कि उसी डाइस को, है ना, वही डाइस को आप 10,000 टाइम्स रोल करो, है ना, मैं आपको एक डाइस दूंगा और मैं आपको बोलूंगा इसको 10,000 टाइम्स इसको रोल करो, है ना, और आप नोट करो, उसका आउटपुट नोट करो, और उसके बाद आप एक ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ प्लॉट करो, है ना, कि हर एक नंबर आने का फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार उसका अकरेंस हुआ है ना। तो जब आप 10,000 टाइम्स अगर आप उसको रोल करते हो और अगर वो डाइस फेयर डाइस है, तो आप देखोगे कि उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा कि 1 आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा दैट विल बी सेम एज 2 आने का प्रोबेबिलिटी, 3 आने का प्रोबेबिलिटी, 4 5 6 उसका सेम होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो दैट विल बी सेम। तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं। लाइक भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे क्या करना है कि इंडिया में जो सारे लोग हैं ना, सारे एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब आप समझो कि 21 से अबव एज वाले, उनके सारे लोगों का एवरेज हाइट मुझे फाइंड करना है। ये गवर्नमेंट ने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया फाइंड करने का। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा कि मैं पूरे इंडिया में जितने बिलियंस ऑफ पीपल है मैं हर एक का जाकर के हाइट मेजर करूंगा और उसके बाद मैं एवरेज हाइट फाइंड करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूंगा और उससे मैं कुछ सैंपल्स पिक करूंगा, सैंपल्स लाइक 50,000 या 10,000 या 1 लाख 10 लाख, ऐसा मैं सैंपल ड्रॉ करूंगा जहां पे मैं हर जेंडर, हर एक स्टेट, हर एक डाइवर्सिटी, रिच पुअर मिडिल क्लास, हर एक कैटेगरी से इक्वल नंबर ऑफ
पीपल को उठाऊंगा, ठीक है, इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि एक प्रॉपर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फेयर सैंपल होगा। और उसके बाद मैं हर एक इंसान का हाइट में मेजर करूंगा, ठीक है। और जब मैं हर एक इंसान का हाइट मेजर करूंगा और फिर आप क्या करोगे, उसको आप एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे, है ना। एक्स एक्सिस पे होगा हाइट, एक्स एक्सिस पे हाइट होगा और वाई एक्सिस पे होगा फ्रीक्वेंसी, है ना, कि एच हाइट मतलब हाइट H1 पे कितने लोग हैं, H1 हाइट पे कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं या क्या फ्रीक्वेंसी है। तो आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस, बहुत हाई चांस या हाई प्रोबेबिलिटी बोलो कि आपका ग्राफ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो दुनिया में बहुत तरह के डेटा है ना, या बहुत तरह के लोग या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर आप हाइट ड्रॉ करोगे तो बहुत कम हाइट वाले भी बहुत कम लोग होंगे और बहुत ज्यादा हाइट वाले भी बहुत कम लोग होंगे। लाइक 10 फीट के कितने लोग होंगे, बहुत कम, एक दो या फिर हो भी नहीं सकता है। 8 फीट के कितने लोग होंगे, 8 फीट के होंगे करीब 50 100 200 लोग होंगे, है ना। 7 फीट के कितने लोग होंगे, 10,000 के आसपास लोग होंगे, है ना। तो उसी तरीके से 2 फीट के कितने लोग होंगे, 2 फीट के लोग होंगे करीब 5,000 बोल सकते हो, 5,000। 1 फीट के कितने लोग होंगे, 10 बोल सकते हो। 0.5 फीट के कितने लोग होंगे, कुछ जीरो के आसपास हो सकते हैं, है ना। और एवरेज एवरेज 5.4 हाइट के मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा 5.4 5.3 5.5 इस तरह का हाइट वाले लोग ज्यादा होंगे। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप बोल सकते हो बेल कर्व, है ना। इसको आप ऐसे देख लो कि आईआईटी जेई का एग्जाम है, आईआईटी जेई का एग्जाम है, उसमें जो मार्क्स आता है स्टूडेंट का, उसको अगर आप प्लॉट करोगे ना, मार्क्स और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, तो उसका ग्राफ भी इट विल लुक लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम जो होगा वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दुनिया में किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दो, चाहे गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर एक इंटरव्यू में अगर आप डेटा साइंस रोल के लिए देते हो तो आपसे ये पक्का पूछेगा, नहीं पूछेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे नहीं पूछेगा। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बस एक बेसिक फील दे रहा हूं क्योंकि इसका यूज नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है, ठीक है। तो जब उस ग्राफ को प्लॉट करोगे, हाइट वाले ग्राफ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट, वैसा रैंडम नंबर जनरेटर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा ना, उसका जो आउटपुट होगा मोस्टली क्या होगा, वो सेंटर के अलोंग ज्यादा होगा। लाइक अगर मेरे को 0 से 100 के बीच में मैं एक रैंडम नंबर जनरेटर, है ना, एक रैंडम नंबर फंक्शन को बोलूं कि तुम नंबर्स जनरेट करो, है ना, और मैं उससे 10,000 टाइम्स नंबर जनरेट करवाऊं, तो क्या होगा, जो नंबर्स जनरेट होगा ना उसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो मोस्ट ऑफ द नंबर जो होगा वो इस रीजन में लाई करेगा, है ना। अगर मैं बोलूं 0 से 1000 के बीच में नंबर पिक करके और मेरे को दो, और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो मोस्ट ऑफ द नंबर विल लाई इन द रेंज ऑफ 400 to 600। 0 वैल्यू वाले बहुत कम नंबर होंगे, 1000 वैल्यू वाले बहुत कम नंबर होंगे, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज विल लाई इन दिस रेंज। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊपर वाला ये जो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 0 से 1000 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन यूज करो, है ना, रैंडम नंबर जनरेटर, तो वो जो आउटपुट देगा ना दैट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 1 आने का प्रोबेबिलिटी भी उतना ही होगा जितना 999 आने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ इस तरीके का दिखेगा, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बेस्ड अपॉन आवर यूज केस हम लोग मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, है ना, या फिर डीप लर्निंग में हम लोग अलग अलग रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करते हैं बेस्ड अपॉन कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर जिस डेटा पे या जिस प्रॉब्लम पे काम करे वो प्रॉब्लम किस बिहेवियर को फॉलो करता है, क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मैथमेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे फंक्शंस को देखने वाले हैं कि numpy क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे फंक्शनैलिटी को इन जस्ट सिंगल लाइन ऑफ कोड उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।